हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स पॉइंट 1 में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, तीनों का। कहने का मतलब साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो आता है 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, पिछले दिन सब्जेक्टिव फिजिक्स का डाल दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो सब्जेक्टिव उसका डिस्कशन करवाया गया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम लेकर आए हैं 2011 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपका होगा। और आज आंसर खाली नहीं बताया जाएगा, उसका डिस्कशन करवाया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोगों से निवेदन है प्यारे बच्चे मेरे, आप लोगों को क्या करना है कि बलग में जब बैठना देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो बलग में कॉपी कलम लेके जरूर बैठना है। कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो जो भी बताया जाएगा उसका डिस्कशन आप लोग लिखते जाइएगा, ताकि आपका जो माइंड का कैपेसिटी है वो नॉलेज का इंक्रीज होते चल जाए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग विषय वस्तु की ओर चलते हैं। एक निवेदन और है आपसे कि यदि वीडियो अच्छा लगेगा, अभी नहीं लाइक करना है, जब लास्ट में देखते रहना है, बीच में छोड़ के भागेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। खाली आने जाने से कोई मतलब ही नहीं रहता है, मतलब रहता है सीखने से। सीखिएगा तब जब मेहनत कीजिएगा, तब मेहनत करिएगा कब, जब देखिएगा और उसको लिखिएगा तब। चलिए आते हैं विषय वस्तु की ओर। पहला ये कब का है? 2011 का। हम लिख देते हैं, ये आपका प्यारे बच्चे का 2011 का ऑब्जेक्टिव है, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव है 2011 का बिहार बोर्ड का। ये साइंस स्ट्रीम है, ये साइंस का है, ये तीनों का है, 10th क्लास के लिए, ठीक। तो 12th के बच्चे भी देख लीजिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और 10th के लिए तो एकदम कॉपी में लिखना है, और 12th के लिए जो पॉइंट आपको अच्छा लगेगा वो लिख लीजिएगा आप लोग। 10th 11 जो भी बच्चे हो, इसके अलावा जनरल कमीशन की भी तैयारी आप लोग करते हैं जो भी, तो उसके लिए भी ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। आप डिस्कशन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जनरल वाले बच्चे। चलिए बाबू, चलिए चलते हैं हम लोग विषय वस्तु की ओर। कहता पहला प्रश्न, हीलियम एक कैसा तत्व है? हीलियम एक कैसा तत्व है? तो हीलियम तो एक आपका एलिमेंट है। हीलियम के यदि हम पहचान यानी संकेत बोलें तो हीलियम का H संकेत होता है। इसकी परमाणु संख्या की बात बोलें तो ये परमाणु संख्या इसका 2 होता है, और परमाणु भार आपका 4 होता है। हीलियम आपका अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आता है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को ही कहते हैं हम लोग नोबेल गैस। आपको अच्छा से पता होगा, नोबेल गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, या इसी को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस, या शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, या वर्ग 18 के तत्व भी कहते हैं। ये सब नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए अक्रिय गैस आया है। अक्रिय गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बल्ब में करते हैं। बल्ब में अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। कौन अक्रिय गैस? सब अक्रिय गैस ना है, तो इसमें बल्ब में जो प्रयोग करते हैं वो आर्गन का प्रयोग करते हैं। किस अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं? आर्गन का करते हैं। यदि हम कहेंगे कि भाई अक्रिय गैस की संख्या क्या गो है, तो अक्रिय गैस के चला 6 गो है। क्या गो है? 6 गो। कौन कौन है? तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, उसके बाद क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, और रेडॉन आपका है। एक्सिस से जेनॉन होता है, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी आपका अक्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, नाम हम बोल रहे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी आपका है, ठीक। इसके साथ ही आपका अक्रिय गैस का प्रयोग तो बता दिया गया। कहेगा वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता? नगण्य के बराबर। तो ये आपका वायुमंडल में नहीं होता, रेडॉन वायुमंडल में नहीं होता है, वायुमंडल में नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका राइट आंसर तो हीलियम था, तो आपका अक्रिय होगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लग गया है, देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पहले हम जल का फॉर्मूला लिखते हैं बाबू। जल का फॉर्मूला होता है H2O, रासायनिक सूत्र आपका जल का होता है H2O। यदि हम बोलेंगे इसमें परमाणुओं की संख्या
परमाणु की संख्या, तो देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 1 परमाणु है। कहता हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात, तो आपका क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 2:1 इज द राइट आंसर। कहेगा क्या चला, कहेगा परमाणु भार का अनुपात, भार का अनुपात क्या होगा, तो देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, परमाणु संख्या भार भी 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते, 2 × 1 अनुपात ऑक्सीजन का 16 होता, ऑक्सीजन का 8 16 होता, परमाणु भार 16, तो यहाँ दे देंगे 16। अब देखिए ना चला, 2 से कट जाएगा 8, तो 1:8, यानी कि इसमें जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार का जो रेशियो है जल में, वो क्या है, 1:8। यदि जल की बात और करें तो जल से हमें जल से संबंधित और प्रश्न पूछा जाए प्यारे बच्चे, तो जल का क्वथनांक, क्वथनांक कितना होता चला, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम तापमान जहां से कोई पदार्थ खौलना यानी उबलना प्रारंभ करता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और जहां से कोई पदार्थ जमना प्रारंभ होता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जल का हिमांक यदि हम बात करें, हिमांक बात करने चला तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, वह न्यूनतम तापमान जहां से कोई पदार्थ खौलना प्रारंभ कर दे, उबलना। जैसे आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि आपको कोई गाली दे रहा है, तो आप उसको कहिएगा कि गरियाओ नहीं, लेकिन वो गरियाइए रहा है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, यानी कि आपको क्रोध आएगा। एक समय ऐसा आएगा पूरा क्रोधित हो जाइएगा, आप पूरा क्रोधित होइएगा तो ले दनादन, ठीक ना। तो जब आप देना स्टार्ट कर दिए हैं, वही अवस्था आपका क्या है, क्वथनांक अवस्था है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न लगा दिया जाए, चलिए लग गया प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न रे चला, अगला प्रश्न क्या है, देख, कहता आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी के बारे में पहले थोड़ा सा समझो। आवर्त सारणी रे चला, आवर्त सारणी। सबसे पहला प्रश्न आता है आवर्त सारणी के बारे में बताया पहले के, तो सबसे पहले बताया मेंडलीफ। क्या बताया, मेंडलीफ साहब। मेंडलीफ कहाँ के थे, ये रूस के थे। कहाँ के थे, ये रूस के थे। कहाँ के थे, रूस के थे। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी जब बताया था, तो इसके समय कितना आवर्त था, तो आवर्त, इसमें आवर्त की संख्या 7 था। कहेगा वर्ग कितना है, तो वर्ग उस समय कितना था, वर्ग आपका 9 था। कहेगा टोटल एलिमेंट कितना था मेंडलीफ के समय, तो मेंडलीफ के समय टोटल 963 तत्व था। कितना तत्व था चला, 63 को था। सब लिखते जाना है, खाली देखना नहीं है, ठीक ना, लिखते जाना है। अभी उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब कहेगा आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी का जनक क्या कहेंगे, मेंडलीफ के कहेंगे। किसको कहेंगे, मेंडलीफ को। प्रश्न पूछता है, प्रश्न चेंज करता है, कैसे पूछता है, घुमाता है प्रश्न। कहता आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं, तब चला कहेगा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक चला, तब हो जाएगा तुम्हारा मोसले। क्या हो जाएगा, मोसले साहब। कौन हो जाएगा, मोसले हो जाएगा। अब यदि मोसले की बात करें, हम लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सा आवर्त सारणी, तो मोसले का आवर्त सारणी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। एकरा में क्या गो आवर्त, तो इसमें आपका आवर्त कहेगा तो आपको पता है 7 और कहेगा वर्ग कहेगा 18 यानी 18 गो, ठीक। और कहेगा एलिमेंटवा के गो, तो टोटल एलिमेंट इसमें तत्व टोटल आपका कितना है, 118 गो चला। कहेगा वर्ग किसे कहते हैं, तो जो खरा आपको दिखता है आवर्त सारणी में, एकरा कहते हैं वर्ग। आइए जो अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए वर्ग केकरा कहते हैं, चला समझो। इसको जो खरा होता है ये वर्ग कहलाता है। आइए सुतलका होता है, ये आवर्त कहलाता है। ये आपका वर्ग होता है प्यारे बच्चे, और ये आपका आवर्त होता है। याद कैसे रखेगा, तो जब खड़ा है, अभी हम जो खड़ा होकर तुमको पढ़ा रहे हैं तो वर्ग स्थिति में है, अगर रात में सो जाएंगे तो आवर्त स्थिति में। तो बोल ये कौन चीज है, ये कौन अवस्था में है, आप कमेंट करके बताइएगा, ये वर्ग है कि आवर्त है, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए,
अच्छा से, ये कौन अवस्था में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आधुनिक ये आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे या हैं, तो 7 गो है। आधुनिक यहाँ नहीं बोला, खाली आवर्त सारणी बोला, यानी मेंडलीय फॉर्म में 7 था आवर्त। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते, आगे प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। अगला प्रश्न देखो, चला आ गया। और हाँ, यदि समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, और उसके बाद कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए अच्छा, अगर डिसलाइक लगा है यानी खराब लगा है तो कमेंट कीजिए खराब, ठीक। और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप एक बार जुड़ के देखिए, हम आपके साथ जब तक बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा 2024 का, तब तक आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, ठीक। और प्रत्येक दिन आपका वीडियो 1, 2, 10th और 12th दोनों का वीडियो अपलोड होते रहेगा। अभी 12th का स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत ही जल्द 12th का भी वीडियो आ जाएगा। चलिए चला, अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता सिलिका एक क्या है, उपधातु है। सिलिका क्या है, यानी कि उपधातु। अब आया उपधातु, उपधातु किसे कहते हैं, अरे चला उपधातु रे, उपधातु केकरा कहते हैं, तो जकरा में धातु और अधातु दोनों के गुण पाया जाता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। मतलब धातु के गुण प्लस उपधातु, धातु के गुण प्लस अधातु के गुण, दोनों का गुण पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। उपधातु के संख्या 7 गो, क्या गो, संख्या 7 गो, यानी कि सतभैवा है। उपधातु क्या गो, 7 गो। कौन कौन चला देख, पहला होता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, S20 एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्लोरियम, और चला 7वां तो और हो जाता है पोलोनियम, पीओ से पोलोनियम। आप लोग नाम लिख लीजिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्लोरियम और पोलोनियम। टोटल को गो, टोटल 7 गो, को 7 गो, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, वो परीक्षा में पूछबे करता है। अब ये बिहार पुलिस में पूछा कौन चीज, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, ऑप्शन में की था चला नाइट्रोजन। अब एक मिटा देते हैं, पहले नहीं रहने देते हैं, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आर्सेनिक। बोल तो कौन सी होगा, आंसर बताना है कर की होगा। इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है, बिहार बोर्ड के 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, ठीक है, रहने दीजिए, बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए, हाँ ठीक है, रहने दीजिए। अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चे, किसका क्रियाशील मूलक अल्कोहल, आंसर अल्कोहल है। अच्छा यहाँ छूट गया है, प्रश्नमा किया चला कि OH बॉन्ड OH क्या कर क्रियाशील मूलक है, ये रे ती जो है पहचान है अल्कोहल के है। अब जो बोले अल्कोहल तो तुम्हारे मान में गया, आज तो पीवे करेंगे वह बात। ये अल्कोहल में सब अल्कोहल वो है पिए वाला नहीं रहता है, ठीक ना। वो पीने वाला जो रहता है वो इथाइल अल्कोहल रहता है, ठीक ना। अच्छा, पीने वाला अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल या अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये हम लोग शराब के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। शराब के नाम लिए तो कितना मियाज बन गया होगा। अब अल्कोहल का पहचान क्या है, OH है। अल्कोहल का पहचान क्रियाशील मूलक का क्या है, OH है, बॉन्ड OH है। यदि इसमें हम बात करें, यही इथाइल अल्कोहल, आप लोग सुनते होंगे न्यूज कि आज का ताजा खबर क्या है कि 5 लोगों की अचानक मृत्यु हो गया। क्या कारण था, तक शराब पीने से मृत्यु हो गया, देसी शराब। तो देसी शराब पिया, इथाइल अल्कोहल नहीं पिया, इथाइल अल्कोहल बदल गया मिथाइल अल्कोहल में। कौन अल्कोहल में, मिथाइल अल्कोहल में, मिथाइल अल्कोहल में बदल जाता है तो जहरीली बन जाता है। और जहरीली बनेगा तो बोला में जेबे करेगा जब पिएगा था, इसलिए बोला में चल जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल जहरीली होता है, जबकि इथाइल अल्कोहल पीने योग्य होता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रियाशील मूलक के बात आया, क्रियाशील मूलक में और थोड़ा सा हम बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं, चला कहता क्रियाशील मूलक में जैसे रहेगा OH, ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया। CHO होगा,
एल्डिहाइड, ये क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है। चला, एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड ओ, या तो इस तरह से भी रहेगा आपको, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका क्या होता है? कीटोन होता है, कीटोन का होता है। क्या होता है? कीटोन का होता है। यदि इस तरह से ओ रहेगा, क्या दिख रहा है? ओ रहेगा, तो ये ईथर आपका होता है, ईथर, ईथर, ईथर। ये इस तरह से रहता है, ठीक ना, दोनों ओर से रहता है, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड आता है, इसलिए ओ रहेगा। ये इस तरह का संकेत ईथर को प्रदर्शित करता है। स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे की ओर बढ़ने की अनुमति दिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए चलिए, चला आ गया अगला प्रश्न, मिटा देते हैं अगला। देख, क्वेश्चन तो आ गया, कहता प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑक्सीजन संतुलन कैसे रहेगा? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तब, यानी कि पेड़ पौधा भी भोजन अपना बना लेगा, तब ना वो भोजन बनाएगा अपना, तभी हम लोग को ऑक्सीजन देगा, और तभी हम लेंगे ऑक्सीजन, और तभी जीवित रह पाएंगे। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल का वातावरण जो है ये संतुलित अवस्था में रहता है। अब प्रश्न आया, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, जिसका भी क्लास छूट गया था। प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन हम बोल रहे हैं, सुनिएगा। जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज? देखिए, ये मान लीजिए कि ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है, और इस पेड़ में ये प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगा, तो क्रिया के लिए बाबू क्या करना पड़ेगा? 4 चीज करना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? तो पहला CO2 चाहिए, दूसरा सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश चाहिए, सूर्य प्रकाश। अरे चला, तीसरा चाहिए जल, पानियों पिएगा, ठीक ना। चौथा कौन चीज है? चौथा क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल। प्रश्न उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कुछ चीज? 4 गो। कौन कौन? CO2 सूर्य प्रकाश, H2O क्लोरोफिल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश सनलाइट, H2O मतलब जल, और क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट में जो कि रहता है, ठीक है ना। तो इसी के कारण क्लोरोफिल आया, इसी के कारण आप जानते होंगे। चला, कौन सी? पत्ता हरा होता है रे। पत्ता क्यों होता है? हरा होता है। पत्ता हरा होता काहे? क्लोरोफिल के कारण। और यदि कहेंगे पत्ता में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। चला, प्रश्न तो दागता है पूरे एकदम, ठीक ना। मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है पत्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए, स्क्रीनशॉट अगर ले लिया जाए। चलिए रहने देते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख रहे होंगे, लिख रहे हैं। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि तुम भी देखो, दूसर को देखे, तब तुम भला करेगा, भगवान तोरो भला करेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न चला। पौधे में, आपको प्रश्न दिख रहा होगा, हम पढ़ भी रहे हैं। कहता पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यहाँ प्रश्न की पूछा था, अब हम बता देते हैं। या तनी को छूट गया है, ADP था। क्या था? कहता पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ADP के टूटने से बोलेगा तो ये 3.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होता है। चला, ADP के टूटने से बोलेगा तो 3.5। ADP क्या है? एडेनोसिन डिफॉस्फेट। एक और होता है, एक होता है ATP। चला, जब बोलेगा ये ADP के लिए है, जब बोलेगा ATP तो ATP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल ये होता। ठीक, कहेगा अब क्या और कहेगा, और थोड़ा पढ़ना है और जानना है। कहेगा 1 ग्राम वसा के टूटने से कितना कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है? तो 1 ग्राम वसा टूटेगा तो 9.3 कैलोरी लगभग ऊर्जा मुक्त होती है। कहेगा किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती। कहेगा 1 ग्राम और 1 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट के टूटने से, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 4.2 से 4.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। 4.2 ही लिख देते हैं, इधर दिख रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ 4.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। कहेगा 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा मिलता है? सवाल तो गजब का है। एक आप लोग ये सब पढ़े होंगे, लेकिन प्रोटीन मामला नहीं पढ़े होंगे। आपको बता देते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन टूटेगा चला तो ऊर्जा कितना निकलेगा? 4 कैलोरी ऊर्जा लगभग मुक्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब फैक्ट है, आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सब प्रश्न है। तो आपका ये सब, इसका आप लोग क्या ले लीजिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि पढ़ने में मन लग रहा है तो सब्सक्राइबो करो, लाइको करो। चलो बाबू, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन बैंक में साथ 3.5 दिया, जो कि गलत है, ठीक है ना। आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा, ADP में है तो 3.5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, प्रश्न जब तक नहीं बोला जाए कि अगला प्रश्न लगाया जाए, तब तक आप प्रश्न नहीं लगाइए बाबू। चलिए, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे, कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कोष्ठ मतलब चैम्बर होता है। चैम्बर मतलब जैसे कि 2 निलय होता, 2 आलिन होता। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, ठीक ना। तो मनुष्य में 4 गो होता है। थोड़ा सा कुछ कुछ के बारे में बता देते हैं। बोलेगा मनुष्य या स्तनधारी, स्तनधारी में कितने कोष्ठ यानी कितने चैम्बर? तो 4 गो होता। जैसे कि स्तनधारी के अंतर्गत ही पक्षी भी आता। कहेगा पक्षी में क्या गो चैम्बर यानी क्या गो कोष्ठ? 4 कोष्ठ। बोलेगा छिपकली में कितना? 3 गो। छिपकली में क्या गो? 3 गो। ये रेप्टाइल समूह के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद कहेगा मेढक, क्या चीज चला? मेढक के चला। मेढक में क्या गो? 3 गो। क्या गो? 3 गो। क्या गो? 3 गो। बोलेगा मछली में आपका 2 गो। मछली में कौ गो? 2 गो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सबको आपको लिख लेना। मेढक हो गया, छिपकली हो गया है, मनुष्य स्तनधारी हो गया है। ये सब सांप में आपका क्या कितना चल जाएगा? 3 चल जाएगा। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मूल रूप से मनुष्य स्तनधारी पूछा जाता है। स्तनधारी में पक्षी पूछा जाता है। मनुष्य वाला तो कितने बार पूछा गया है, और पक्षी वाला कितने बार सोच नहीं सकता। उसके बाद छिपकली भी पूछता है, मेढक भी पूछता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू। चलिए, आ गया। चलिए, अगला प्रश्न चला आपके सामने में है। कहता मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता? मानव हृदय का, हृदय एक गो दिल मंगवैया, ठीक ना। तो एक गो हृदय तो एक होता है, ठीक ना। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब बाबू लगभग कितना होता है? तो ये आपका होता है 120 mmHg, 120 mmHg, ठीक ना। 12 में इसको मापते हैं। यदि और रक्तदाब का यानी कि ब्लड प्रेशर का यदि हम बात करें, तो ये आपका मनुष्य का कितना होता है? 120/80 होता है। 120/80 होता है। उसके बाद ये BP होता है, ठीक ना। नॉर्मल होना चाहिए, इतना होना चाहिए। यदि इसमें और हम बात करें रक्तदाब, ये ब्लड प्रेशर, रक्तदाब को किस में मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर में मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा। यदि मापने के बारे में आया तो और बात आता है। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? तो बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बोलेगा, वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? तो बैरोमीटर में मापा जाता है। बैरोमीटर में मापा जाता है। बैरोमीटर में मापा जाता है। बैरोमीटर में मापा जाता है प्यारे बच्चे। यदि हम और बात करें वायु की गति किस में मापा जाता है? तो एनीमोमीटर में मापा जाता है। वायु की गति बाबू किस में? एनीमोमीटर में मापा जाता है।
यदि और हम बात करें वायु के बाद और यदि हम बात करें ऊंचाई को किस में मापा जाता है तो टेकोमीटर में। ऊंचाई को वायुयान की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई टेकोमीटर, टेकोमीटर, टेकोमीटर। यदि और इसमें और हम बात करें तो हो गया है, और रक्तदाब हो ही गया है। हृदय के धड़कन पेस मेकर से मापा जाता है, हृदय के धड़कन पेस मेकर से मापा जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा। और यदि हम बात करें हृदय के धड़कन हो गया है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आते हैं, आगे फिर कुछ बता देंगे, ठीक ना। अभी इतना याद आया आपको बता दिया गया। अगला ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए हैं। अच्छा हाँ, एक और, समुद्र की गहराई बोलेगा किसमें मापा जाता है, फाइरोमीटर में। समुद्र की गहराई, एक मिटा देते हैं, चला। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, गहराई किसमें मापा जाता है, फाइरोमीटर में, फाइरोमीटर में, फाइरोमीटर में, ठीक। ये आप लिख लीजिएगा, टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, आगे का प्रश्न लगा दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, कहता है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो अपोहन बाबू क्या है, तो अपोहन आपका रक्त शुद्धिकरण का एक कृत्रिम विधि है। अपोहन आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे प्यारे बच्चे। अपोहन क्या है, रक्त शोधन का कृत्रिम विधि है। रक्त शोधन का क्या है प्यारे बच्चे, कृत्रिम विधि है। आपको लाइक करना चाहिए, बड़ी मेहनत लग रहा है बनाने में वीडियो, ठीक ना। और कॉपियाँ तो उलट लिखते जाना है कॉपी में, ठीक ना। तो रक्त शोधन यानी कि अपोहन क्या है, तो रक्त शोधन का एक कृत्रिम विधि है जिसके माध्यम से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। कब ये प्रोसेस अपनाते हैं, तो किसी का वृक्क खराब हो जाता है तब। कब प्रयोग करते हैं, वृक्क मतलब कि वृक्क मतलब किडनी जब खराब हो जाता है, किडनी, तब इसका प्रयोग करते हैं, तब इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप लोग अभी सुने होंगे लालू यादव का किडनी खराब हो गया था, तो बाबू उनका भी ये जो है रक्त शोधन के माध्यम से उसका क्या किया, डायलिसिस विधि से, इसी को इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस विधि से उनका रक्त का शुद्धिकरण किया गया था, ठीक। तो ये आप लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन, ये इसमें क्या होता है, तो नाइट्रोजन का पृथक्करण किया जाता है। आंसर आपके सामने पता है, नाइट्रोजन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लगा दीजिए बाबू। वो अगला प्रश्न चला आ गया, कहता पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। यानी कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की घटना जो होता है ये कहाँ से होता है, ये पत्ता से होता है। कहाँ से होता है, पत्ता से होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ता से होता है। यदि हम बात करें और पत्ता में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आपको बता दिया गया। ये कौन सा तत्व, कौन सा कहेगा, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पत्ता हरा काहे होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्ता क्या होता है, हरा होता है। यदि और हम बात करें जल, जो पेड़ पौधा में जो जल जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जल का संवहन यदि हम करें, जल का संवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से जाता है। जाइलम के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल जाता है। यदि खाद्य पदार्थों की बात करें तो वो फ्लोएम के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न लगा दिया जाए। हाँ आ गया है, कहता है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में आपका प्रजनन, ये आपका हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा। मुकुलन विधि क्या है, तो प्रजनन की एक विधि होता है जो अलैंगिक होता है। जनन दो प्रकार के होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जनन दो प्रकार के, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। तो मुकुलन आपका विधि जो है ये अलैंगिक जनन का प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है मुकुलन, जिसमें एक जीव जो है अपना एक छोटा सा भाग काट के नए संतति का निर्माण कर देता है मुकुलन प्रोसेस में। और हाइड्रा में पुनराभिद यानी कि पुनः खुद से अपने आप को सही करने के अपने आप को सही करने की सबसे प्रबल शक्ति इसमें पाया जाता है हाइड्रा में। तो कहेगा कि पुनराभिद की शक्ति सबसे ज़्यादा केकरा में, तो हाइड्रा में। लिख देते हैं पुनराभिद
प्रश्न ये पूछा जाता है। पुनरावृत्ति की शक्ति सबसे ज़्यादा किस में आता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक, चलिए ये आपका हो गया है। यदि हम पैरामीशियम, एक और आता है अमीबा आता है। अमीबा, अमीबा, अमीबा आपका क्या है? तो एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा, एगुलिना, हम बोल रहे नाम, अमीबा, एगुलिना, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव आता है। और इस सब में भी खंडन, ये सब में जनन कैसे होता है? इस सब में भी जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। किसमें किसमें? अमीबा, पैरामीशियम, 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 पैरामीशियम लिख लेना चला, पैरामीशियम। इसके अलावा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया है, एगुलिना हो जाएगा, एगुलिना, एगुलिना या शैवाल, एगुलिना, युगलिना, एगुलिना, एगुलिना, शैवाल, ये सब आपका क्या हो जाएगा? एक कोशिका के अंतर्गत आ जाएगा, एक कोशिकीय पौधा। उसके बाद अलैंगिक जनन, इसमें अमीबा, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में कौन? तो ये द्विविखंडन के अंतर्गत आता है। कौन विखंडन? तो अमीबा में जो जनन की प्रक्रिया होता है द्विविखंडन के अंतर्गत, पैरामीशियम में द्विविखंडन के अंतर्गत। अमीबा के यदि हम बात करें तो इसका आकार जो होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता। पैरामीशियम की यदि हम बात करें तो आकार चप्पल की तरह होता है। आकार कैसा होता है? चप्पल की तरह होता है। आप लोग देखते होंगे चप्पल, तो सबको पता है, तो चप्पल जैसा पैरामीशियम होता है। स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप, उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, लगा दिया जाए बाबू। चलिए अगला प्रश्न आ गया है आपका। कहता है क्या प्यारे बच्चे? कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो देखिए म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर। एक और म्यू बराबर होता है 1/sin c होता है, 1/sin c होता है। एक और म्यू, म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। म्यू बराबर होता है, एक क्या होता है? 1/sin c हो गया, एक होता है c/cm। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश के चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, ये कैसे आया है? तो स्नेल के नियम से आया, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम किससे प्राप्त हुआ है? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम से। ठीक, तो ये प्रकाश के अपवर्तन लिख देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के सेकेंड नियम से, सेकेंड नियम से, स्नेल का नियम। इसके अनुसार नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण के जया तथा अपवर्तन कोण के जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल ने दिया, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर के, जहाँ के एक नियतांक होता है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें हम बात करें तो सी क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में ही 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि हम प्रकाश की चाल जल की बात करें तो जल में कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 1,11,10 लाख, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि हम कांच की बात करें, कांच की बात करें प्यारे बच्चे, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1,11,10 लाख, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। चलिए अगला प्रश्न तो एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। कहता है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अरे दाढ़ी बनने में कौन दर्पण प्रयोग करते हैं? सबको पता है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कहेगा साइड मिरर में कौन दर्पण? साइड मिरर में, मिरर में कौन दर्पण? तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। गलियों तथा सड़कों पे, चौराहे पर जो लगा हुआ रहता है परावर्तक के रूप में, जो लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण की और बात करें तो डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करता है, डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। किस रूप में? गला की जांच में, गला की जांच में, आँख के जांच में, नाक के जांच में, गला, आँख, नाक, मुंह यानी दांत के जांच में, दांत के जांच में, इटिस में इसका प्रयोग करते हैं। सौर भट्ठी में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। और लिख लीजिएगा, इसके अलावा और कहाँ करते हैं? सौर भट्ठी हो गया है, हेडलाइट एवं सर्च लाइट में प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। लिख लीजिएगा, हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपके सामने आ गया बाबू। कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम, प्यारे बच्चे, स्पेक्ट्रम यानी कि एक प्रिज्म का निर्माण करते हैं। प्रिज्म में टोटल 7 रंगों में श्वेत प्रकाश बट जाती है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 रंगों में ये श्वेत प्रकाश है। कौन प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश है। ये क्या आपका? ये आपका प्रिज्म है। क्या चला? प्रिज्म है, त्रिभुजाकार है। प्रिज्म से जब एक प्रकाश को श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। नीचे जो रहता है ये बैगनी रहता है। कौन रंग रहता है? बैगनी। ये आपका लाल, ऊपर में लाल होता है। तो सबसे ज्यादा झुकाव जो होता है आपका बैगनी रंग का होता है। कौन रंग का होता है? बैगनी रंग का। कहेगा सबसे ज्यादा तरंगधैर्घ्य कौन रंग का? तरंगधैर्घ्य लाल रंग का। लाल रंग का तरंगधैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग का। तरंगधैर्घ्य सबसे ज्यादा किस रंग का? लाल रंग का। कहेगा प्रकीर्णन सबसे ज्यादा क्या कर? प्रकीर्णन आपका बैगनी रंग का। प्रकीर्णन सब क्लास में बता दिया गया है। प्रकीर्णन आपका बैगनी रंग का। और यहाँ बैगनी हो गया, बैजा, यहाँ जामुनी हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, बैजानी ह पी ना, यहाँ नारंगी हो जाएगा, बैजानी ह पी ना ला, यहाँ नारंगी, यहाँ लाल हो जाएगा। ठीक ना। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है बैजानी ह पी ना ला। ये आपका है, ये आपका है लॉजिक। इसमें आप देखिएगा 22 हो गया बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। टोटल 7 रंग। क्या रंग? 7 रंग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। चलिए अगला प्रश्न आपका। हाँ 1 मिनट बाबू। कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? उसमें प्रभाव पर आधारित है। विद्युत फ्यूज की यदि हम बात करें तो बना हुआ रहता है क्या चीज का? विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज किस पर बना रहता है? 3 प्लस शीशा का बनता है। किसका? 3 प्लस शीशा। 3 प्लस शीशा। पंखा उधर चला लो बाबू, उधर पंखा चला लो, बैठ जाओ। 3 प्लस शीशा, यहाँ नहीं, वहाँ। और 3 प्लस शीशा। यदि इसके अलावा हम बात करें, इसका संकेत Sn प्लस पी भी होता है। Sn प्लस पी भी होता है। उसके बाद विद्युत फ्यूज बना होता है। रे पंखा वहाँ बैठने दो। उसके बाद 3 प्लस शीशा होता है। उसके बाद यदि हम बात करें 3 प्लस शीशा के बने होते हैं। विद्युत फ्यूज को किस क्रम में लगाते हैं? तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं प्यारे बच्चे। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितना मेहनत हो रहा है, पसीना के पसीना एकदम। ये पसीना कहाँ से सर के जा रहा है आप लोग सोच सकते हैं। ठीक ना। इसलिए आप लोग को लाइक करना बड़ी जरूरी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ऊपर खाली टुकुर देखने से नहीं होगा, तैयारी करना है तो लाइक कीजिए, तब ना हम वीडियो बनाएंगे, कंटेंट बेहतर से बेहतर लाएंगे। चलिए ये हो गया आपका। यदि विद्युत फ्यूज की बात करें, ये हो गया श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। 3 प्लस शीशा के बने होते हैं, उसमें प्रभाव पे आधारित है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और बता चुके हैं पहले। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो देखिए प्रतिरोध V बराबर I × R होता है प्यारे बच्चे। किससे होता? कैसे होता है? ओम के नियम से होता है। क्यों होता है? चला ओम के नियम से V बराबर I × R। तो R न कहता है प्रतिरोध न ज्ञात करने के लिए, तो R बराबर क्यों हो जाएगा? चला V बट्टे I। तो ये फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे। ठीक। जहाँ R आपका प्रतिरोध है, V क्या है? विभवांतर है, लिख लीजिएगा। जहाँ R प्रतिरोध, V विभवांतर और I आपका विद्युत धारा है। ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओम के नियम में पर नहीं होगा। ओम के नियम की कहता है एकदम हम बोल देते हैं, प्रत्येक वीडियो में बोला जा रहा है लगभग, जहां प्रयोग हो रहा है फिर से हम बोलते हैं ओम का नियम। इस नियम के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हम किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखते हैं तो उनके चालक पदार्थ के दोनों सिरों पर आरोपित विभवांतर उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I होता है। ठीक। और आगे बढ़ते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न लगा दिया जाए।
चलिए डायनेमो, चलिए अगला प्रश्न आता है डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो में एसी प्लस डीसी दोनों तरह का करंट प्राप्त किया जाता है। डायनेमो से मूल रूप से हम लोग एसी करंट प्राप्त करते हैं, इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा की प्राप्ति होता है। बैटरी से, ये डीसी करंट बैटरी से प्राप्त होता है। बैटरी डायनेमो जनरेटर, ये किससे प्राप्त होता है, यानी डायनेमो को ही कहते हैं जनरेटर के अंदर एसी होता है उत्पन्न, और एसी से एसी ही निकालते, ठीक। अब कहेगा डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एसी करंट एगो डीसी करंट, दूगो होता है, एसी करंट एगो डीसी करंट। एसी करंट किसे कहते हैं, जो समय के साथ अपनी दिशा क्या करे, अपनी दिशा बदल ले, दिशा बदल ले, बदल क्या करे, चला बदल ले, अपनी दिशा क्या करे, बदल ले, उसे हम कहते हैं एसी करंट। चित्र कैसन बनेगा, चित्र इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक ना, ये अच्छा थोड़ा सा होगा, ठीक ना, इस तरह से, ये एसी करंट है। डीसी करंट किसे कहते हैं, समय के साथ चला, समय के साथ दिशा ना बदले, जैसे अगर चित्र की इस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा ये आपका, ठीक, एक ही सरल रेखा में जाता है। चलिए, ये बैटरी से प्राप्त होता है। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा, ये डायनेमो दो चीज होता है। डायनेमो किस पर कार्य करता है, तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे कार्य करता है, यानी कि जनरेटर। प्रश्न पूछा जाता है रे, प्रश्न की पूछा जाता है, जनरेटर यानी कि अगले कहते हैं जनित्र किस पर आधारित है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है, चला, ठीक। उम्मीद करते हैं इसको, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, घबराएगा तो घबराते रहेगा, शांतिपूर्वक बैठ के लिखना है और पढ़ना है। अगला, यदि विद्युत मोटर टोपरो बनना चाहेगा और समय भी नहीं देगा तो टोपर कैसे बनेगा, चला, त्याग मांगता है पढ़ाई, त्यागना तो पड़ेगा। विद्युत मोटर कौन सी करता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर आधारित है, कौन नियम पे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, बाएं कौन हाथ, बाएं हाथ पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर। अब कहेगा जनरेटर कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलता है, तो जनरेटर आपका जो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देख रहा है कितना पसीना चल रहा है, ठंडी के दिन में इतना गर्मी लग रहा है, ठीक ना, समझ सकता है कितना मेहनत होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। चला, अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, उज्जर जल में, उज्जर मतलब साफ जल में, ठीक ना, ये साफ सुथरा जल में रहता है। डेंगू किस जल में होता है, डेंगू साफ जल में होता है, साफ जल में, ठीक ना, डेंगू साफ जल में होता है, ठीक ना। मादा कैसे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है, मच्छर नहीं रहता, ठीक ना, ये मादा एनोफिलीज होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज, मादा जन लग गया महिला में चल जाएगा, ठीक ना, और जानबे करता है महिला लोग, मच्छर आता है पहले चूसता है खून, उसके बाद डंक मार के चल जाता है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर आपका हो जाएगा किसमें, डेंगू के, ये काटने से होता है डेंगू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा दिया जाए बाबू। स्क्रीनशॉट लिया था, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा वीडियो बाग पोस्ट करके हम ऐसे कभी हो लेंगे, वहाँ से लिख लेना है, नहीं तो बोल भी दिए लिख लेना है। चलिए, ये आपका प्रश्न है, कहता लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा तथा कोयला में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, मतलब नाभिकीय ऊर्जा, ये सब बायोगैस के अंतर्गत नहीं आता है। बायोगैस के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, लकड़ी से प्राप्त ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, और जो अपशिष्ट पदार्थ यानी जो पृथ्वी के तल से निकालते, पेट्रोल से, ये सब कौन से ऑप्शन दे रहा, लकड़ी, गोबर गैस, गोबर से भी, कोयला से, कोयला भी दे दिया, इस चारों में कौन हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा आपका बायोगैस के अंतर्गत नहीं आता है,
उम्मीद करते हैं थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक करो, बार बार बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको। चलिए ये आपका 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 लास्ट प्रश्न है क्या? चलिए बाबू, अब आपका ये लास्ट प्रश्न था और उम्मीद करते हैं आप लोग शुरू से अंत तक एकदम ध्यानपूर्वक देखे होंगे। और ध्यानपूर्वक देखें तब तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। और घंटी जो कहता है उसको भी बजा लेना, मतलब दबा लेना, ताकि जो जब भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले तोरा पास जाए। ठीक, तो आज यहीं तक रहने देते, आज कर पाए तक। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।